स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर केंद्रित यह वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष मौजूद हैं। इनमें वे सारे प्रश्न मौजूद हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। रिपीटेड सारे क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, इन पे कुछ नोट्स बना लीजिएगा। ये बहुत उपयोगी हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। शुरुआत करते हैं। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना सन 1931 ईस्वी में की। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि साकेत की रचना 1931 में हुई और यह एक महाकाव्य है। ऐसा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि यह खंड काव्य है या महाकाव्य है, किस श्रेणी का यह काव्य है, तो आप महाकाव्य इसे ध्यान रखिएगा। गुप्त जी के जो काव्य गुरु थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वे अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते थे। द्विवेदी जी ने एक लेख लिखा सरस्वती पत्रिका में, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यह लेख लिखकर उन्होंने यह दर्शाया कि हिंदी के कवियों ने उर्मिला और लक्ष्मण के जो व्यक्तित्व हैं, चरित्र हैं, उनके प्रति उदासीनता दिखाई और उन्हें कभी साहित्य के केंद्र में नहीं रखा। इसलिए कवियों को यह चाहिए कि इन्हें केंद्र में रखकर रचनाएं लिखें। उसी लेख से प्रभावित होकर मैथिली शरण गुप्त ने इस महाकाव्य यानी कि साकेत की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। साकेत में लक्ष्मण और उर्मिला को केंद्र में रखकर उनके चारित्रिक विकास को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। तो यह प्रश्न होता है कि साकेत महाकाव्य में किसे केंद्र में रखा गया है और किसे केंद्र में रखकर रचना की गई है, तो लक्ष्मण और उर्मिला को केंद्र में रखकर रचना की गई है। आरंभ में इस महाकाव्य का यानी साकेत महाकाव्य का नाम उर्मिला उत्ताप रखा गया। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। जब कई कवियों के नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का प्रतिनिधि कवि है, तो मैथिली शरण गुप्त का उसमें नाम आता है। गुप्त जी की रचना भारत भारती बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। इसका प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ। यह रचना 3 खंडों में विभाजित है और तीनों खंड के नाम है, पहले अतीत खंड, फिर वर्तमान खंड और फिर भविष्य खंड। इसमें यानी भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की प्रमुखता है। अब आप देखेंगे भारत भारती का ही एक पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में पूछी गई है। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ऐसी काव्य की रचना करके भारत भारती नाम के मैथिली शरण गुप्त जी ने राष्ट्रीय भावना को उद्भूत किया और उसे प्रकाशित किया। आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1986 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ। झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं मित्रों, आप इसे ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की संज्ञा दी। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की संज्ञा किसने दी? महात्मा गांधी ने। वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा है। इन्हें सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, सम्मान प्रदान किया गया भारत सरकार की ओर से। मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करते थे और रचनाएं नहीं, काव्य का अनुवाद जब वो करते थे तो मधुप उपनाम लिखते थे। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। जब महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा तो इन्होंने अपने आप को कहा कि हम इतनी बड़ी संज्ञा को धारण नहीं करते, बल्कि मैं एक कौटुंबिक कवि, घर का एक कवि मात्र हूँ, इस तरह का। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को। ये द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह हैं। हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो आप उस पर टिक करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त। और ऐसे ही पिछले वीडियो में हमने देखा कि
तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि यह आपके लिए कितना उपयोगी है। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग सन 1909 ईस्वी में आया और इसमें राजपूतों की आन बान और शान का वर्णन है। जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह एक खंडकाव्य है। साकेत 1931 ईस्वी में आया, हमने ऊपर इसके बारे में बात भी की। लक्ष्मण और उर्मिला को केंद्र में रखा गया। कुल 12 सर्ग हैं। साकेत का 9वां सर्ग बहुत प्रसिद्ध है। साकेत उर्मिला की विरह पीड़ा को लेकर के उसमें लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। यशोधरा 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा पर आधारित है यह और खंडकाव्य है। द्वापर 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और यह एक खंडकाव्य है। जय भारत सन 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसमें कुल 47 खंड हैं। आपको ध्यान रखना है, जय भारत मैथिली शरण गुप्त की रचना है 1952 में। मैथिली शरण गुप्त जी ने 3 नाटक भी लिखे हैं, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ। तो मित्रों, ये मैथिली शरण गुप्त पर पूछे जाने वाले लगभग सभी प्रश्नों का संग्रह है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। आगे भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण कवियों पर, महत्वपूर्ण रचनाओं पर और जो काव्य और साहित्य की प्रवृत्तियाँ रही हैं उन पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेकर आपके समक्ष मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।